बढ़ते हैं अगली आगर विधानसभा। दिनेश निगम जी, आपके पास आना चाहूंगा आगर विधानसभा से। और यहां पर मनोहर ऊंटवाल 2018 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीते थे, और कांग्रेस के विपिन बानखेड़े उपचुनाव में जीत गए थे, और भारतीय जनता पार्टी के मनोज ऊंटवाल यहां से उपचुनाव में हारे थे। लेकिन यहां एक बड़ी बात है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने मधु गहलोत को टिकट दिया है। मधु गहलोत भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनकर यहां पर है, और विपिन बानखेड़े ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं यहां पर। तो विपिन बानखेड़े के बीच की हम बात करें तो विपिन बानखेड़े जो हैं यहां पर कांग्रेस का चेहरा है, और मधु गहलोत यहां पर चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। तो क्या स्थिति बनने वाली है इस सीट पर, आगर सीट पर? क्या है, जहां तक मनोहर ऊंटवाल जी की बात माइनस करने की बात है जी, मनोहर ऊंटवाल का एक अलग प्रभाव उस क्षेत्र में आज भी है जी, उसको नकारा नहीं जा सकता। ये ठीक है कि उनको किसी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन चूंकि वो, अगर आपको याद हो तो भारतीय जनता पार्टी में वो ही एक मंत्रिमंडल में शामिल थे राज्य मंत्री के रूप में, है ना। और उनका आज से नहीं, एक लंबे अरसे से, चूंकि उसकी फील्डिंग है, वो जमीनी नेता वहां के माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जमीनी नेता माने जाते थे, और उन्होंने विपक्ष में मैंने बहुत काम किया है। उनको माइनस करके भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चयन किया है अभी, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, चूंकि ऊंटवाल जी का एक अलग प्रभुत्व है, उनका एक अलग प्रभाव है, और खासतौर से अगर आप देखो तो 60 साल के ऊपर का जो तबका है ना, उसमें उनका एक अलग ही वो हमें देखने को मिला है कि वो उनके वो जो वो चौपाल और क्या क्या वो करते थे, वो जब मंत्री भी थे तब भी वो इसी तरह के नौटंकी वहां करा करते थे क्षेत्रों में काम। तो उनको माइनस करना, अगर उन्होंने इंटरफेयर किया, और भारतीय जनता पार्टी उनको मना नहीं पाई किसी तरह भी, तो आप ये मान के चलिए कि वो नुकसान भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार को पहुंचाएंगे अगर, तो वो माइनस हो सकते हैं। यहाँ विपिन का, तो विपिन चूंकि छात्र नेता है, हाँ, छात्र नेता के रूप में उन्होंने अपनी राजनीति शुरू करी। राजनीति के करते करते वो युवा अपने यूथ कांग्रेस तक पहुंचे। यूथ कांग्रेस में के पैनल से शायद उनको टिकट मिली है। हाँ। तो ये कह सकते हैं कि चूंकि वो युवा है और कितनी शक्ति दिखा सकते हैं उस क्षेत्र में, हालांकि इसको नकारा नहीं जा सकता कि उन्होंने जब बाई इलेक्शन जीता था उसके पहले से वो फील्डिंग कर रहे थे वहां। और ये देखने के बाद ही उनको उस बाई इलेक्शन, जैसे बाई इलेक्शन एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि बाई इलेक्शन तो अगर आप आंकलन करें बाई इलेक्शन का, अगर अपन देखें तो बाई इलेक्शन जनरली 90% सरकार के पक्ष में रहती है, जाती है 90%। और बाई इलेक्शन जीतना माने इस बात का प्रमाण तो था कि विपिन ने अपना कहीं ना कहीं वहां एक प्रभाव बना रखा है, और उसकी एक क्षेत्र में एक पकड़ है, क्योंकि वो छात्र नेता भी रहे तो युवा वर्ग उनके साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो अपन ये कह सकते हैं कि मनोहर ऊंटवाल जी अगर माइनस रहे तो टक्कर बराबर की होगी, और अगर मनोहर ऊंटवाल जी ने इधर उधर हाथ पैर मारा तो विपिन वहां से चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा मेरा अपना मानना है। ये चीज जैसे कि आप बता रहे हैं कि मनोज ऊंटवाल चूंकि उपचुनाव हार गए थे यहाँ पर, और विपिन बानखेड़े जब सत्ता भारतीय जनता पार्टी की थी तब वो चुनाव लड़े थे और उपचुनाव यहाँ पर जीत गए थे। लेकिन यहाँ एक बात जरूर है, एक सवाल मेरा जरूर ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ पर 2013 में मधु गहलोत कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे और 28,000 वोटों से हार गए थे। 2018 में कांग्रेस उनको टिकट नहीं दिया। 2023 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो ये जो चीजें चल रही, क्योंकि ये केवल यहाँ नहीं है, बहुत सारी जगहों, बहुत सारी सीटों पर ऐसी स्थिति है कि 2018 में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो इस बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कुछ दूसरी जगह जो बीजेपी के थे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। तो ये जो स्थिति बनी है मध्य प्रदेश में चुनाव में, ये कितना असर डालने वाली, और साथ ही क्योंकि मधु गहलोत की यदि हम बात करें जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है सीट से, आगर सीट से, तो वो भी 2 बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। 2018 में उनको टिकट नहीं मिला था, मांग कर रहे थे, लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी का असंतोष जो था उनके प्रति कि वो आए हुए हैं, पहले कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े हैं, तो वो असंतोष उन्होंने हावी नहीं होने दिया है, हालांकि आगर सीट पर। लेकिन ये जो सिनेरियो बन रहा है, तस्वीरें जो दिख रही हैं, इधर का उधर, उधर का इधर, ये चीजें कुछ असर डालेंगी इस चुनाव में? देखिए, अगर आप इस मामले में बात करें तो ये निश्चित रूप से इधर से उधर जाना और इधर से इधर आना, ये कार्यकर्ताओं में जो एक असंतोष पैदा होता है वो बहुत कम दूर किया जाता, बहुत कम मतलब सफल हो पाती है कोई भी राजनीतिक दल के उसके आक्रोश को खत्म करना या
शांत करने के लिए। जी। निश्चित रूप से जब कार्यकर्ता की भावना रहती है, वो फील्डिंग करता है, वो देखता है कि आज जिस आदमी का उसने विरोध किया हो, खुले रूप से विरोध किया हो, सड़कों में विरोध किया हो, कल को वो उसी के दल में शामिल हो जाए और उसी के संबल से वो चुनाव लड़े, तो आप ये एक आम बात होती है कि उस कार्यकर्ता के दिल से पूछे कि उसके उसमें क्या गुजरती होगी, और वो दिखाने के लिए भले काम करे, नंबर एक। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि वो दिल से कोई काम करेगा अगर ऐसी स्थिति है, नंबर जी। दूसरी बात यह है कि जहां आप वोट की बात कर रहे हैं, हाँ। अगर वोटिंग के बारे में देखें तो 2018 में वोटिंग के परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी एवब रही है, माइनस हाँ, नहीं रही। हाँ। वो कांग्रेस, उसके वोट परसेंट कांग्रेस से ज्यादा थे जी, बिल्कुल। तो अगर अपन परसेंटेज के हिसाब से चुनाव का आंकलन करें या प्रत्याशियों के जीत हार का आंकलन करें, हाँ, तो निश्चित रूप से गहलोत चुनाव जीत सकते हैं, हाँ। क्योंकि परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी तो हर जगह आ गई थी। तो ये स्थितियां तो मेरा इसमें सूरज जी मानना जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जो चुनाव था 2020 का जो उपचुनाव था, यहाँ पर केवल 1947 वोटों से विपिन वानखेड़े को जीत मिली थी। नहीं, वो अपनी जगह है जी, वो अपनी जगह है। लेकिन आप ये क्यों नहीं, इस पहलू को क्यों नहीं देख रहे हैं, हाँ। कि सरकार ज्यादातर बाई इलेक्शन सरकार के हाँ, में ही जाता है, हाँ, फेवर में जाता हाँ, है, चाहे वो 2 वोटों से चुनाव जीता हो, हाँ, है ना। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो सरकार के द्वारा उतारे गए हाँ, प्रत्याशी को हरा के चुनाव जीता है, मतलब उसने कहीं ना कहीं अपनी दमखम रखी है, कहीं ना कहीं वो दमखम रखता है, आम जनता में उसकी कोई ऐसी छवि बनी होगी, तभी तो सरकार के विरुद्ध जा करके लोगों ने वोट किया। हाँ। नहीं तो बाई इलेक्शन का इतिहास साक्षी है, बिल्कुल बाई इलेक्शन 90% जो है सरकार के पक्ष में रहता है। हाँ, ये सही कहा आपने कि बाई इलेक्शन में जो सत्ता पक्ष होता है उसका एक अपर हैंड होता है, लेकिन उस इलेक्शन में भी विपिन वानखेड़े विरोधी दल के प्रत्याशी होते हुए भी 1947 वोटों से जीते थे और उसके बाद में वर्तमान विधायक हैं और उनको टिकट दिया गया है। तो अब यहाँ पर ये जो सीधी बात सामने है कि विपिन वानखेड़े कांग्रेस का चेहरा है उस क्षेत्र में, और यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भी, साथ ही मधु गहलोत जो पहले एक बार चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस की टिकट पर, दूसरी बार 2018 में उनको टिकट नहीं दिया गया था, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में है। तो ये जो चीज है विपिन वानखेड़े का एक, चूंकि वहां जनाधार कितना है, वो उस जनाधार के आधार पर, जिस जनाधार पर वो उपचुनाव जीते हैं, अब वो जनाधार उनके कितने साथ है ये देखना दिलचस्प